हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा अपना एक चैप्टर जो था एग्रोमेट्रोलॉजी का वो खत्म हो चुका है। इसके बाद में हम लोग आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल एंड सेल डिवीजन का। तो बेटा हमें सेल में क्या क्या पढ़ना है, पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेल के टाइप पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल पढ़ने के बाद हम लोग सेल डिवीजन की ओर मूव करेंगे। सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा सेल और सेल डिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले सेल होती क्या है, सेल की बात करें हम लोग तो सेल क्या है। सेल इज द structural and functional unit of all living organism. Structural and functional unit of all living organism. क्या बेटा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। बेटा अब इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने हुए होते हैं, देखो बेटा सबसे पहले क्या, इनिशियली एक सेल होती है अपने पास, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। बेटा जैसे जैसे सेल के ग्रुप बनते हैं, कई सारी सेल एक साथ में आती है, सिमिलर फंक्शन शो करती है, तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहते हैं। तो बेटा टिश्यू के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सेल कर रही है, इसलिए क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट बोल दिया बेटा। अब बेटा आगे की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो बेटा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं अपने पास, ऑर्गेनिज्म बेटा अपने पास बेसिकली दो टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे अपने को, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे कौन से, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाएगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनि मींस सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मींस मेड अप ऑफ सिंगल सेल। क्लियर है बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से रहेंगे इसके, एग्जाम्पल की बात करते हैं चलो बेटा। तो बैक्टीरिया, अमीबा, एटसेट्रा। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा जो एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, इनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। एग्जाम्पल बेटा इसके, प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर है, प्लांट और एनिमल कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अपने अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। बेटा देखो हमने स्टार्ट कहां से किया है, सेल अपनी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रही है। किस तरीके से बना रही है वो मैंने बता दिया आपको। अब बात करेंगे बेटा फंक्शनल यूनिट की। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है इसे,
फंक्शनल यूनिट। बेटा फंक्शनल यूनिट इसीलिए कहा जाता है सेल को, क्योंकि ए सेल capable to perform all function to perform independent existence। बेटा सेल से छोटी कोई भी यूनिट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती है। जैसे बात करें हम लोग, सेल से छोटी यूनिट कौन सी रहेगी, जो सेल की सेल ऑर्गेनल्स है वो रहेगी। तो बेटा सेल से सेल ऑर्गेनल की जैसे बात करें, जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसके पास अपना एक छोटा डीएनए भी प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल डीएनए होता है। ठीक है बेटा, इसके पास क्या ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, एनर्जी फॉर्मेशन का काम करती है। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इनकी इंटरनल मेम्ब्रेन पर अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो बेटा जब ये एनर्जी फॉर्मेशन कर सकती है, बेटा एनर्जी फॉर्मेशन करेगी कहाँ से, लेकिन ये तो बाहर से कुछ तो लेना पड़ेगा, ग्लूकोज लेना पड़ेगा, या फिर ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनने वाले पायरुवेट एसिड लेना पड़ेगा, पायरुवेट लेना पड़ेगा, उसी की हेल्प से करेगी। और बेटा इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन इसको बाहर से लेनी पड़ती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। फिर इसके अलावा बात करें हम लोग क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट तो खुद से अपनी एनर्जी बना सकता है, लेकिन बेटा एनर्जी बनाने के अलावा भी इसको इसेंशियल फंक्शन के लिए बाहर से कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज प्रेजेंट ही नहीं है जो सेल से छोटी है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सके। तो बेटा सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या कर सकते हैं बेटा, एक तो एक कैपेबल होते हैं, केपेबल टू परफॉर्म ऑल लिविंग एक्टिविटी, सभी की सभी बेटा लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, साथ में इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर क्या रहे हैं, अपना लिविंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। इसलिए बेटा स्मॉलेस्ट बॉडी हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब बेटा आगे की बात करते हैं। तो सेल की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सेल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जा रहा है इनको, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल यूनिट का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेटा इससे छोटी कोई यूनिट है ही नहीं जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर होगी। तो बेटा आगे बात करते हैं हम लोग साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी बेटा ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with deals with cell deals with study study of cell and its structure। जो सेल की स्टडी करती है, और सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी में इन्वॉल्व होती है, इसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अब बेटा कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किसने की थी,
फर्स्ट सेल ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। कौन से साइंटिस्ट है बेटा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व की थी। कौन सी सेल ऑब्जर्व की थी बेटा? डेड सेल ऑब्जर्व की। किसमें देखी थी बेटा? स्पेनिक्स ओक प्लांट की कुछ सेल्स देखी थी। कहां देखी थी? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखी थी। जो इन्हें कैसी दिख रही थी? हनी कॉम्ब के जैसी दिख रही थी। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर थी, डेटा डेड सेल्स थी। अब बेटा फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की? फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्वेशन की बात करें, एंटोनी वॉन लीवेनहोक। सेकंड साइंटिस्ट कौन हो गए? एंटनी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। बेटा इन्होंने क्या किया? फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी। कौन सी? फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व। कौन सी? फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की। कहां देखा इन्होंने? बेटा अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी में इन्होंने विजिबल किया बेटा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। फिर इसके बाद में इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बेटा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि बेटा इन्होंने जैसे अपना माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। थर्ड बेटा, थर्ड साइंटिस्ट की बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा ये तीनों चीजें? सबसे फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सी सेल देखी थी? डेड सेल देखी थी। कौन से प्लांट में? स्पेनिश ओक प्लांट में इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, बेटा इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। कहाँ किया था? अपनी हैंडमेड माइक्रोस्कोप में किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। थर्ड साइंटिस्ट की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेटा एक सबसे पहले न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब इसके बाद की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, तो बेटा सेल थ्योरी में सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करें, स्लाइडेन। स्लाइडेन, इन्होंने क्या किया था? इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने कई सारे प्लांट ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व ऑब्जर्व मेनी प्लांट्स, प्लांट। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बेटा ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स एंड सेल्स फॉर्म प्लांट टिश्यू। क्लियर बेटा? स्लाइडेन फर्स्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना वर्क किया था 1838 में। क्लियर है? 1838 में इन्होंने अपना वर्क किया। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? कई सारे प्लांट देखे। प्लांट देख करके बताया क्या कि सभी प्लांट क्या होते हैं? प्लांट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब बेटा दूसरे साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी के लिए, वो थे कौन? स्वान। बेटा ये भी जर्मन के ही थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो कुछ एनिमल सेल को देखा। ऑब्जर्व ऑब्जर्व सम एनिमल सेल, एनिमल सेल्स।
इन्होंने सबसे पहले कुछ एनिमल सेल्स को देखा और बताया एनिमल सेल्स कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी प्लांट एनिमल सेल के चारों तरफ क्या एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? कुछ प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व सम प्लांट सेल। और इन्होंने प्लांट सेल में क्या देखा कि प्लांट सेल हैव ए ए यूनिक फीचर किस चीज का यूनिक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल के पास एक यूनिक फीचर है, कौन सा फीचर है? सेल वॉल की प्रेजेंस का। ठीक है बेटा, अब देखो आगे की बात करते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों ने मिल करके क्या किया? सेल थ्योरी प्रपोज की। दोनों के कंट्रीब्यूशन से सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सेल से मिलकर बने होते हैं और इसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे एक सेल से डबल दो सेल बन रही है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। तो बेटा सेल किस किस से मिलकर बनी होती है? सेल से। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर हो गई ये बात? इन्होंने बताया। फिर बेटा इन्होंने इनका ड्रॉबैक क्या रह गया था? बेटा ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है या किसकी हेल्प से होता है। चलो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं फिर। हम्म। तो बेटा ये क्या नहीं बता पाए कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा इनकी जगह पर एक नए, इनके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए इन 49 के आसपास, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेटा अपनी एक हाइपोथेसिस थी, उसको क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग क्या होता है या इसको किसमें बताया? इन्होंने एक सेल लीनिएज थ्योरी दी थी अपनी। सेल लीनिएज थ्योरी। इसने सेल लीनिएज थ्योरी किसके द्वारा दी गई? रुडोल्फ विर्चो द्वारा। किसके थ्रू? बेटा कौन सी लाइन बताई इन्होंने? एक ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग क्या होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मींस नई सेल का फॉर्मेशन कहां से होता है? पुरानी सेल के डिवीजन से होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। तो बेटा अब सेल थ्योरी में कितने पॉइंट बन गए? 2 पॉइंट बन गए। इसी को क्या बोला गया? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट हो गए? बेटा फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। और सेकंड क्या हो गया? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बेटा एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी की बात करें। एक्सेप्शन ऑफ
सेल थियरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी हो गए वायरस। वायरस को क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा ये एक्चुअली सेल होते ही नहीं है, ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो अगर लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं तो एकदम क्रिस्टलाइज नेचर के होते हैं। क्लियर है? अब बेटा देखो आगे की बात करते हैं। और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सेल की डेफिनेशन कंप्लीट की, ठीक है। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला गया है, के बाद में बताया फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है। फंक्शनल यूनिट के बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या फंक्शन शो कर सकते हैं, साइटोलॉजी की बात कर ली, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी की बात की। इसके बाद में नेक्स्ट हमने सेल थ्योरी कंप्लीट कर ली अपनी। अब बेटा सेल थ्योरी के बाद की बात करते हैं। सेल थ्योरी के बाद में बेटा देखो सेल में टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा सेल एक्चुअली दो टाइप की होती है। एक कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी कौन सी होगी? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल नाम पे देखो, ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव कैरियोन मींस न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोन, यू मींस ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू कैरियोन मींस न्यूक्लियस। बेटा ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा बेटा इनमें कई सारे डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहां पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस के साथ साथ में सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, मींस कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट होता है। कौन से ऑर्गेनल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों जगह पाए जाएंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से राइबोसोम मिलेंगे? 70s राइबोसोम मिलेंगे। यहाँ पर कौन से राइबोसोम मिलेंगे? 80s राइबोसोम मिलेंगे। क्लियर है बेटा? इनके आगे डिटेल में बात हम लोग एक बार बाद में करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है इसका। क्या क्या पढ़ना है इसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दो टाइप की सेल प्रेजेंट है अपने पास। अब बेटा बेसिक ओवरव्यू की बात करें सेल के, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बेटा देखो सबसे पहले जनरली हम लोग सेल की बात करते हैं, तो सेल में सबसे बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर? सेल के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हम्म? इसके बाद में सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर के ओर। सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद में सेल के अंदर क्या, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे की बात करें। इसके अलावा ये जो खाली जगह होती है किस किस के बीच में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच की जगह होती है। इसको कंप्लीट को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे? साइटोसोल जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल, ठीक है। साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया अपना? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन
और बेटा एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मीन्स अपने को अगर मिनिमम से मिनिमम एक सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी हो तो हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? बेटा एक तो हमें बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है जो इसको बाहर के एनवायरमेंट से सेपरेट कर सके। फिर इसके अलावा एक इसके लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। किसकी? वर्किंग प्लेटफॉर्म के, जहां पर इसके एसेंशियल फंक्शन होने। फिर इंफॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें अच्छा न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी। और अगर वेल डेवलप सेल है तो इसके पास क्या? वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। वेल डेवलप न्यूक्लियस मींस जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कुछ राइबोसोम का प्रेजेंट होना आवश्यक। तो बेटा बेसिक सेल की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री में चाहे कोई सी भी हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अलावा राइबोसोम और वर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये सब होगी क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कहां होगी? प्लांट सेल में होगी। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी खाली जगह होती है उसको क्या बोला जाए? खाली जगह तो नहीं होती एक्चुअली, यहाँ पर ऑर्गेनल्स और लिक्विड पार्ट भरा होता है, तो बीच की जगह को क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, यहाँ और क्या रहेंगे? कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट हो गए। प्लांट सेल में लार्ज साइज की एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लार्ज साइज की एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो मेन पार्ट 90%, 99% पार्ट भी कुछ सेल का कवर कर सकती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। कौन से राइबोसोम रहेंगे? एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसके अलावा आगे की बात करते हैं। तो बेटा देखो, सेल की जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट सेल में से, जब किसी भी सेल में से हम लोग सेल की बात करें तो सेल में से अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, इसको क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। अब बेटा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि एनिमल सेल को तो फिर प्रोटोप्लास्ट ही बोलते होंगे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी सेल जिसकी सेल वॉल हटाई गई है उसी को क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लास्ट बोला जाएगा। अन्यथा एनिमल सेल को प्रोटोप्लास्ट नहीं बोलते। ठीक है बेटा, अब जब प्रोटोप्लास्ट में से प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को अगर हटा दिया जाए तो ये क्या बनाती है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। बेटा टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? पुरकिंजे ने दी थी। टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय पुरकिंजे, साइंटिस्ट का नाम है। अब बेटा प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किसके पार्ट है? प्रोटोप्लाज्म के पार्ट है। ठीक है, तो बेटा प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम लोग न्यूक्लियस को हटा दें, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, तो बेटा पीछे में क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। क्या? साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा सेल ऑर्गेनल्स की बात करें हम, सेल ऑर्गेनल, तो बेटा सेल ऑर्गेनल कई टाइप के एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, बाई मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल के रूप में पढ़ते हैं। तो बेटा इनकी बात करते हैं। ये क्या करते हैं? इसेंशियल फंक्शन शो करते हैं, अपने अपना फिक्स कुछ फंक्शन होता है। कौन कौन से रहेंगे? यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन
बाउंड और मेम्ब्रेन लेस सेल। बेटा यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से होंगे? यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आ जाएंगे बेटा अपने कौन कौन से ऑर्गेनल आएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद में वैक्यूल और लाइसोसोम। इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनल हो सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बेटा पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल। फिर बेटा देखो मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम, इसके अलावा अपने क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। ये सब हो गए क्या अपने सेल और इसके ऑर्गेनल्स हो गए। कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनल्स? यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन के एग्जांपल हो गए, डबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल और मेम्ब्रेन लेस के एग्जांपल हो गए। अब बेटा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की, बात कर रहे थे हम लोग। तो कौन कौन सी दो टाइप की सेल बताई थी तुम्हें? एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेटा इसमें क्या होता है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सबके सब एब्सेंट होते हैं। जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सबके सब एब्सेंट रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए बेटा? अपने अपने फंक्शन शो करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, न्यूक्लियस लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। यहां पर राइबोसोम कौन सा पाया जाता है? 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें तो बेटा साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल सेल मोस्टली इसके एग्जांपल होते हैं, फंगस तो नहीं होते हैं। ठीक, अब बात करें यूकैरियोटिक सेल। बेटा ऐसी सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन सा? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन सेल को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ ही साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, सबके सब प्रेजेंट होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ ही साथ में बात करें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस के अलावा 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70s राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। काम क्या आते हैं बेटा? सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं और सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। सेल ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स एग्जांपल हो गए इसके। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं सेल ऑर्गेनल में। सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल की बात करते हैं। अब बेटा देखो सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल। कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे बाहर की लेयर है किसकी? प्लांट सेल की सबसे बाहर की लेयर है। बेटा इस प्लांट सेल के अलावा सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन, बेटा हमने जो 5 किंगडम पढ़े हैं, जैसे मोनेरा हो गया, मोनेरा के एग्जाम्पल कौन हो गए? बैक्टीरिया। यहाँ किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ये मिलकर बनी होती है। मोनेरा के बाद में बेटा किंगडम प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा की कुछ मेंबर में प्रेजेंट होती है किसकी? सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है, लोज एंड सिलिका। कुछ में पैक्टिन की बनी हुई होती है मोनेरा। बेटा जब बात करें फंगस की, तीसरे किंगडम की, फंजाई किंगडम में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है।
काइटिन की बनी होती है। प्लांट किंगडम में की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो बेटा सेल वॉल की बात करें तो इनकी बात होगी। एनिमल सेल में कहा मिलेगी? एनिमल किंगडम, यहाँ एब्सेंट होती है। क्लियर? तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली कि कहां कहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, कैसी होती है स्ट्रक्चर में? रिजिड होती है, डेड होती है। काम क्या है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या रह गया? सेल वॉल क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किसको? प्लांट सेल को। प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड करके रखती है प्लांट सेल को। ठीक है, अब बेटा इसकी बात करते हैं आगे कि कैसे स्ट्रक्चर, जैसे बेटा अलग अलग प्लांट सेल प्रेजेंट है। एक प्लांट सेल, दूसरी प्लांट, नेक्स्ट प्लांट सेल। तो बेटा ये जो सेल वॉल है ये क्या कर रही है? सेल वॉल, और एक सेल बना देते हैं। ठीक है बेटा, प्लांट सेल है। अभी देखो इसकी बात करते हैं। तो देखो अलग अलग प्लांट सेल्स हैं। सेल्स के बीच में क्या होता है? कुछ गैप प्रेजेंट होता है। इसी गैप में क्या बना होता है? इनकी पहली लेयर, जिसको प्लांट सीमेंटिंग लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या होती है? बेटा पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई लेयर होती है। क्या काम होता है? अलग अलग प्लांट सेल को चिपका के रखने का काम होता है। इसको क्या बोला जाता है? प्लांट सीमेंटिक लेयर। ठीक है, सबसे पहली लेयर क्या है जो दो सेल को आपस में चिपका के रखने का काम करेगी? कौन सी लेयर होती है? प्लांट सीमेंटिंग लेयर, जिसे बोलते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी हुई होती है। बेटा इसी के वजह से बेटा जब कुछ फल पक जाते हैं तब सॉफ्ट होते हैं, जब तक नहीं पकते हैं तब तक हार्ड रहते हैं। क्योंकि बेटा जब तक उसमें नहीं पके हैं तब तक उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लांट सीमेंटिंग लेयर या पैक्टिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसी पार्ट को अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो देखो सबसे पहले सेंटर पार्ट में क्या है? प्लांट सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसके जस्ट दोनों तरफ, जस्ट दोनों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और सेल वॉल की पहली लेयर जो बनती है तो क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोला जाता है। कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल की जो फर्स्ट लेयर बनती है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, अंदर की ओर बन रही है। देखो जैसे यहां पे बन रही होती तो यहां पे बनती प्राइमरी सेल वॉल अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर बनने वाली सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल। ठीक है, अब जैसे ही अंदर में प्राइमरी सेल वॉल बन गई, उसके बाद में अगर दोबारा से किसी चीज का डिपोजिशन होता है, किसका? लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। कहाँ बनेगी? सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में बनेगी। इसके बाद में बेटा अंदर में क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखो यहां पर ये पहले से हमने सेल मेम्ब्रेन बना रखी है। ठीक है, यहां पर मिडिल मिला है, मिडिल मिला के बाद में प्राइमरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन के बाद सेकेंडरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी के बाद अगर टर्सरी अवेलेबल हो तो, नहीं तो फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? मिडिल मिला है, मिडिल लेमिला। इसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? मिडिल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल, या फिर मिडिल लेमिला और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहेगी।
सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ रहेगी? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट रहती है? बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? कहाँ प्रेजेंट रहती है? सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट रहती है कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ रहती है? मिडिल लेमिला और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, या फिर सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन के बीच, सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में। सेम इसी तरफ। तो बेटा जब सेल के अंदर हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आउट टू इन की ओर जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे। तो बेटा सबसे पहली लेयर हमें कौन सी मिलेगी? सबसे पहले मिलने वाली लेयर का नाम क्या है बेटा अपने पास? मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना के बाद में प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के बाद में सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, जब कोई इंडिपेंडेंट सेल होती है, इंडिपेंडेंट सेल मींस जिस ऐसी सेल जिसको हमने सेपरेट कर लिया है प्लांट से, तो बेटा ऐसी सेल में मेम्ब्रेन सेल में क्या होगा? ऐसी सेल के पास क्या रहेगा? इनके पास मिडिल लेमिला एब्सेंट होता है। कौन सी सेल बेटा? जो सेपरेट हुई हुई सेल होती है उनके पास मिडिल लेमिला एब्सेंट होता है। अब चलो आगे की बात करते हैं। सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। बेटा हायर एनिमल, हायर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बताइए, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। हमने स्टडी कर चुके हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर किसकी है? प्लांट सेल की लेयर है, नॉन लिविंग होती है। इट्स सीक्रेट मटेरियल बाई प्रोटोप्लाज्म। किससे मिलकर बनी होती है बेटा? ऐसे सीक्रेटरी मटेरियल से मिलकर बनी होती है जो कौन सीक्रेट करता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा? लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? परमिएबल होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बेटा कौन सी सेल? सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल मिलकर बनी होती है किससे? सेलुलोज से। फिर बेटा मेन फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और टिश्यू और ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, अब सेल वॉल डिफरेंशिएट है किनमें? तीन पार्ट में। सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसका? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या होती है? दो मिडिल नेबरिंग सेल को या फिर आसपास की सेल को, कॉन्जॉइंट सेल को आपस में ज्वाइन करके रखती है। ठीक है, किसकी मिलकर बनी होती है? पैक्टिन की मिलकर बनी होती है। मेनली कौन से पैक्टिन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्राइमरी सेल वॉल की। ये पतली इलास्टिक लेयर होती है, पतली इलास्टिक लेयर होती है और किसमें? मिडिल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में पाई जाती है। अब बेटा सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो जब तक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट रहेगी? सेल मेम्ब्रेन और मिडिल लेमिला के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल किसके डिपोजिशन से बनती है? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन से बनती है। बेटा नेक्स्ट अपनी सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंडरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। किसके डिपोजिशन से बनती है? सेलुलोज और कुछ अमाउंट में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल होती कैसी है? डेड होती है, मेच्योर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट रहेगी? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है अपनी, वो कहां प्रेजेंट होती है? मिडिल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। बेटा जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती जाती है या सेल मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे प्राइमरी सेल डिमिनिश होती रहती है धीरे धीरे। ठीक है बेटा, अब अपनी सेल वॉल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे, इसके बाद में अदर सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सेल का ये जो टॉपिक है वो खत्म कर देंगे और उसके बाद में अगली क्लास में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 2 क्लास और लगने वाली है अपनी सेल और सेल डिवीजन के लिए। बेटा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।